अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हम सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। इन सब के लिए अगर हम देखें तो अगर सोचें कि ऐसे ही तो नहीं ना सारा काम होता जा रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ मतलब एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, ठीक है। वो बॉडी के लिए जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए जो है वो एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी ऑब्टेन होगी वो ह्यूमन बॉडी जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। जब उस एनर्जी को यूज़ करेंगे देन हमारा बॉडी जो है नेक्स्ट वर्किंग प्रॉपरली कर सकेगा। ये तो था हमारे पास थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है। हमारे पास दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं देन उसके रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है A+B = गिव्स अस C। तो हमारे पास ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। और इसी तरह सेम हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन करवाई जाती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनते हैं। ये जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। ये स्लो होते हैं, इनको स्पीड अप करने के लिए हम एक कैटालिस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट जब हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन का क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। सेम इसी ब्रेक डाउन के दौरान जब क्या कहते हैं कि एनर्जी रिलीज़ होती है ATP, इस ATP को यूज़ किया जाता है एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे। अब ये जो हमारे पास कैटालिस्ट है, चूँकि लिविंग बीइंग के अंदर कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट। जब ह्यूमन बॉडी जो कि एक ज़िंदा जिस्म है, ठीक है, उसके अंदर जब हम कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे तो उसे क्या कह देंगे, बायो कैटालिस्ट का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री लैब्स में जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं वो भी स्पीड अप करने के लिए केमिस्ट्री लैब्स में भी उन्हें यूज़ किया जा सकता है। अब जो इंजाइम्स का अगर हम देखें, इंजाइम्स होते क्या हैं। अब हम इंजाइम की अगर डिफ़ाइन देखें तो इंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल बायोकैटालिस्ट which speed up the chemical रिएक्शंस। इंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेक पार्ट अपना पार्ट लेते हैं रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो यूज़ नहीं होते, यानी कि उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, वो सेम के सेम वैसे ही रहते हैं। जस्ट वो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। ये तो था हमारा इंजाइम्स की इंट्रोडक्शन जो शॉर्ट सा, ठीक है। और अगर हम इसकी देखें कि जो हमारे पास इंजाइम्स हैं इनकी हिस्ट्री क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है कि उसका मतलब जब वो फर्स्टली वो बेबी क्या होगा, बॉर्न होगा, देन उसका नाम जो है वो रखा जाता है। इसी तरह ऐसा तो नहीं ना हुआ कि इंजाइम का पहले से नेम रखा हुआ था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इंजाइम जो हैं उनको डिस्कवर किया गया इन 1833, ठीक है। देन उसके बाद उनको नेमिंग दिया गया उसको कि ये हमारे पास जो हैं, इसको इंजाइम का नेम दिया गया। पाइन ने 1833 में इनको डिस्कवर किया था। सबसे फर्स्टली डिस्कवर्ड जो इंजाइम था वो डायस्टीज था, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। अच्छा जी, अगर अब हम बात करें कि जो इंजाइम है उसको इंजाइम का नेम दिया किसने, तो वो W. कोहेन इन 1877। देख लें कितना, ये है एंजाइम डायस्टेसिस जो कि फर्स्टली डिस्कवर किया गया था। और अब अगर हम बात करें कि 1877 में जो इंजाइम वर्ड है उसको किसने इंजाइम को नेम इंजाइम दिया था, वो था हमारे पास W. कोहेन, ठीक है। उन्होंने इंजाइम्स को इंजाइम का नेमिंग जो है उसकी की थी कि हम इन्हें इंजाइम का नाम देंगे। और इसके पीछे रीज़न क्या थी, अब जो हमारे पास वर्ड इंजाइम है, यहाँ पे वर्ड इंजाइम जो है
उसको हम क्या कहेंगे कि एंजाइम को एंजाइम क्यों कहा गया है, इन मीन इनसाइड, दैट्स मीन वो बॉडी के इनसाइड पाया जाता है। और आइम जो वर्ड है वो यीस्ट यानी कि फंजाई जो है उससे मतलब ये वर्ड जो है फंजाई से निकला है, तो इसलिए इसे एंजाइम का नाम दिया गया। यीस्ट जो है वो फंजाई है, ठीक है। ये थी रीज़न एंजाइम्स को एंजाइम का जो नाम है वो क्यों दिया गया, ठीक है। ये हमने आज देखा कैटलिस्ट के बारे में, बायो कैटलिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंजाइम स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल नेचर क्या होती है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन है, ठीक है, उसकी भी डिफरेंट क्या कहते हैं कि सब यूनिट्स होते हैं जिससे वो मिलके बनी होती है, जिससे कि अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर इसका हम एंजाइम्स का एक स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास एंजाइम जो है उसका स्ट्रक्चर है। एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, तो इसलिए ढेर सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। चूँकि काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम पॉलीपेप्टाइड का नाम दे देते हैं। यानी ये प्रोटीन है, अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये है हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एंजाइम्स के साथ क्या होता है कि जो चीज़ अटैच होती है, ठीक है, जिसके साथ एंजाइम वर्क करता है उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइम के साथ अगर फैटी एसिड्स अटैच होंगे तो फैटी एसिड यहाँ पे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, जो कि उसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट जो है हमारे पास वो चीज़ होगी जो कि एंजाइम के साथ काम करेगी। अब नेक्स्ट अब हम बात करें कि जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है, जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट का नाम देंगे। एंजाइम की वो साइट जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट का नाम देंगे। क्योंकि जब जाके सबस्ट्रेट उस जगह पे अटैच होता है तो वो डेफिनेटली साइट एक्टिव हो जाती है। सारे का सारा एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है, वो साइट जस्ट एक्टिवेट होती है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। जो हमारे पास एक्टिव साइट होती है वो दो तरह की होती है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अब जो बाइंडिंग साइट होती है कैटालिटिक साइट है, और जो बाइंडिंग साइट होती है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, बाइंड करती है सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ, ठीक है। और जब उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये सबस्ट्रेट जो है वो सूटेबल है या नहीं है, ठीक है, तो कैटालिटिक साइट कौन सी होती है, कैटलिस्ट के बारे में, बायो कैटलिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंजाइम स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल नेचर क्या होती है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन है, ठीक है, उसकी भी डिफरेंट क्या कहते हैं कि सब यूनिट्स होते हैं जिससे वो मिलके बनी होती है, जिससे कि अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर इसका हम एंजाइम्स का एक स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास एंजाइम जो है उसका स्ट्रक्चर है। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, तो इसलिए ढेर सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। चूँकि काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम पॉलीपेप्टाइड का नाम दे देते हैं। यानी ये प्रोटीन है, अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये है हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर।
अब हमारे पास एंजाइम्स के साथ क्या होता है कि जो चीज़ अटैच होती है, ठीक है, जिसके साथ एंजाइम वर्क करता है उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजाइम के साथ अगर फैटी एसिड्स अटैच होंगे तो फैटी एसिड यहाँ पे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, जो कि उसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट जो है हमारे पास वो चीज़ होगी जो कि एंजाइम के साथ काम करेगी। अब नेक्स्ट अब हम बात करें कि जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है, जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट का नाम देंगे। एंजाइम की वो साइट जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट का नाम देंगे। क्योंकि जब जाके सबस्ट्रेट उस जगह पे अटैच होता है तो वो डेफिनेटली साइट एक्टिव हो जाती है। सारे का सारा एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है, वो साइट जस्ट एक्टिवेट होती है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। जो हमारे पास एक्टिव साइट होती है वो दो तरह की होती है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अब जो बाइंडिंग साइट होती है कैटालिटिक साइट है, और जो बाइंडिंग साइट होती है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज़ करती है, बाइंड करती है सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ, ठीक है। और जब उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी कि ये सबस्ट्रेट जो है वो सूटेबल है या नहीं है, ठीक है, तो कैटालिटिक साइट कौन सी होती है। एंजाइम की मदद से एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है, एंजाइम है हमारे पास, और ये हमारे पास एक जो है वो सबस्ट्रेट है। ये अगर हम देखें ये हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है, क्योंकि जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट पे क्या हो गया है, अटैच हो गया है। जब यहाँ पे कैटालाइज होके, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन जब इनकी हो जाएगी, यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएंगे, ठीक है, तब हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। और एंजाइम जो है सेम का सेम वैसे का वैसा रहेगा। एंजाइम की शेप में किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और अगर हम बात करें कि एंजाइम जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर जो एंजाइम है इसके साथ, एंजाइम तो प्रोटीन इन नेचर है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा, एंजाइम जो है इसके साथ जब नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ नोन एज अ होलो एंजाइम। क्योंकि एंजाइम को अपनी वर्किंग के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, को एंजाइम जो है होलो एंजाइम जो है उसको अपने साथ क्या करेगा, अटैच करेगा, और क्या करेगा, अपने प्रॉपर वर्किंग के लिए उसे यूज़ करेगा। होलो एंजाइम जो है इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर के ऊपर हम अलहदा से मज़ीद इसको डिटेल में देखेंगे कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये तो था हमारे पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने होलो एंजाइम का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि ओनली जो प्रोटीन पार्ट है, अगर हम नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर दें, अगर प्रोटीन पार्ट को रिमूव करेंगे, जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रोटीन पार्ट बच जाएगा। ओनली प्रोटीन पार्ट जो होता है, ओनली जो प्रोटीन पार्ट है उसे हम क्या नाम देते हैं, एपो एंजाइम का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन पार्ट है, इसे हम एपो एंजाइम कहेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास एंजाइम्स का स्ट्रक्चर, उसकी नेचर, और नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ये हमने देखा आज कैटालिटिक साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट क्या होती है, ठीक है। आज का ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।